ओके देखो, लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस कर रहे थे इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में, और उसमें कुछ बैरियर्स के बारे में हम लोग डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है? तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब हो गया कि ऐसा इम्यूनिटी जो हमारे लाइफ टाइम में एक्वायर होता है या हमारे पास आता है, तो वो जन्म से हमारे पास नहीं था। ठीक है, वो बाद में अपने पास आया। ठीक है, और जैसे इन्नेट इम्यूनिटी जो था वो जन्म से था। ठीक, बट वो नॉन स्पेसिफिक था, मतलब वो वैरायटी ऑफ डिजीजेस के लिए एप्लीकेबल था, बट वो उतना स्ट्रांग नहीं था। बट ये वाला स्पेसिफिक होता है, और इसमें एक चीज और भी होती है, इसको मेमोरी बोलते हैं। मतलब अगर कोई बीमारी आपको एक बार है, तो आपकी बॉडी को याद रहता है कि ये बीमारी अ, हमें है, और फ्यूचर में ये दोबारा ना हो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, अब वो एग्जैक्टली exactly क्या होता है, मेमोरी रेस्पॉन्स इसको बोलते हैं। ठीक है, या सेकेंडरी रेस्पॉन्स बोलते हैं, वो हम लोग बाद में स्टडी करेंगे। तो वो जो मेमोरी सेल्स होते हैं, इनके पास मेमोरी होती है फर्स्ट एनकाउंटर की, या फर्स्ट बार, जो पहली बार जो हमारे बॉडी के सेल्स और फॉरेन मटेरियल, जो भी बैक्टीरिया वायरस जो हमको अटैक करते हैं, जब पहली बार कांटेक्ट में आते हैं, तो उसका एक याद या उसकी एक मेमोरी अपनी बॉडी के अंदर स्टोर रहती है, सो दैट वेन एवर वो दोबारा से आए तो हम लोग पहले से रेडी रहे एंड उससे लड़ाई कर सकें। ठीक है, और उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, वो अभी आप आगे देखोगे, मैं सारा कुछ नहीं बोल रहा हूँ अभी। ठीक है, अभी आगे देखो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये याद रखना है कि ये एक्वायर्ड होता है लाइफ टाइम के दौरान, ये हमें बर्थ से नहीं मिलता, इनेट नहीं होता। ठीक है, स्पेसिफिक नेचर का होता है, और ये इसके पास मेमोरी सेल्स होते हैं जिनके पास मेमोरी होती है प्रीवियस एनकाउंटर की। और तीसरी तीसरी बात होती है कि ये फास्टर होता है, ये ज्यादा एफिशिएंट होता है, ऐसे ही बोल सकते हैं। ओके, तो अब इसके अंदर हमें कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पहले से पता होना चाहिए। जैसे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट फर्स्ट थिंग इसकी एंटीजन क्या होता है। एंटीजन का मतलब हो गया कि जब भी कोई फॉरेन सब्सटेंस हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा, तो हमारी बॉडी इसको एक, बोल सकते हो, थ्रेट के रूप में देखेगी। हमारी बॉडी इसको थ्रेट के रूप में देख रही है। हो सकता है कि वो थ्रेट ना भी हो, मतलब हमारे लिए एग्जैक्टली वो थ्रेट ना हो, बट स्टिल हमारी बॉडी उसको एज अ थ्रेट। इंटरफेरोन वाला अच्छा हो गया, हाँ। चलो इंटरफेरोन वाला पकड़ते हैं, एक मिनट को मैं स्टार्ट कर दिया तो भूल गया था यार। एनीवेज रुको, पहले मैं थ्रेट की बात करूँ, आता हूँ मैं इंटरफेरोन पे, याद आ गया मुझे। तो तो हो सकता है कि हमारी बॉडी उसको थ्रेट के रूप में ट्रीट करे, एंटीजन को। ठीक है, और एंटीबॉडी जो होती है, एंटीबॉडी इस एंटीजन से लड़ने के लिए हमारी बॉडी के द्वारा बनाई जाती है। तो हमारी बॉडी क्या करती है कि कुछ प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करती है, सो दैट हम लोग उस बाहर से आए हुए थ्रेट को मैनेज कर सकें या उससे लड़ाई कर सकें। ठीक है, तो जो एनी फॉरेन सब्सटेंस, अगर यहाँ से क्या लिखा है, एनी फॉरेन सब्सटेंस दैट कैन इनिशिएट स्टार्ट एन इम्यून रेस्पॉन्स। इम्यून रेस्पॉन्स क्या होता है, लड़ाई हो जाएगी यहाँ पर, एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच एक रिएक्शन होगा, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड इम्यून रेस्पॉन्स। तो जब बाहर से एंटीजन आएगा, देन ओनली अपनी बॉडी उसके खिलाफ लड़ाई करेगी। अगर बाहर से एंटीजन आ ही नहीं रहा है, तो अपनी बॉडी लड़ाई भी नहीं करेगी ऑब्वियसली। ठीक है, तो जब बाहर से कोई एंटीजन आता है, उसके रेस्पॉन्स में हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है। अगर मान लो कोई एंटीजन बाहर से नहीं आया, तो हमारी बॉडी एंटीबॉडी भी नहीं बनाएगी। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस बाहर से एंटीजन आएगा। ठीक है, आएगा या नहीं आएगा उस पर डिपेंड करता है। अगर आ गया तो हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाएगी एंड उससे फाइट करेगी। अगर नहीं आया तो ऑब्वियसली एंटीबॉडी नहीं बनेगी। ठीक है, तो एंटीबॉडी तभी बनता है जब एंटीजन बाहर से बॉडी में एंटर करता है। ठीक है, तो एंटीबॉडी क्या होता है, ऐसे एंटीबॉडी एक प्रकार का हो सकते हैं मॉडिफाइड प्रोटीन होता है, एक प्रकार का प्रोटीन होता है। ठीक है, और भी चीजें उसके अंदर होती हैं। ठीक, और ये एंटीबॉडी इट फाइट्स विद द एंटीजन। ठीक है, एंड जो रिएक्शन हो रहा है एंटीजन और एंटीबॉडी का, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड इम्यून रेस्पॉन्स। तो इसे एक बार पढ़ लिया जाए फटाफट। देखो एंटीबॉडी मैंने क्या लिखा, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय आवर बॉडी in response to an antigen. Next देखिए, when an antigen enters our body, then our body produces some proteins called antibodies. Okay, and immune response क्या है, देखो, when antibody fights with the foreign antigens, then the process is called immune response. तो हमारी बॉडी जब फाइट कर रही है एंटीजन के साथ, तो उस प्रोसेस को हम लोग इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। ठीक है, अब ये इम्यून रिस्पॉन्स दो टाइप का होता है। मैं डाउट कर लेता हूँ, इंटरव्यू का डाउट मैं लास्ट में बता दूंगा, या फिर मैं तो पर्सनली मैसेज कर दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी इनसे ये फ्लो खराब हो जाएगा। स्टार्टिंग में मेरे को ध्यान नहीं था, वरना मैं स्टार्टिंग में बोल देता हूँ। अभी तो ध्यान दो, इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है, इट इज ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है ना, प्राइमरी किसको बोलते हैं, सेकेंडरी किसको बोलते हैं, देखो नेक्स्ट पेज पे है। देखो, तो इट इज ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स या प्राइमरी रिस्पॉन्स सिंपली बोल सकते हो, एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स या सेकेंडरी रिस्पॉन्स। ना, प्राइमरी रिस्पॉन्स का मतलब हो गया व्हेन एन एंटीजन अटैक्स आवर बॉडी फॉर द फर्स्ट टाइम। जब कोई एंटीजन अपनी बॉडी में पहली बार अटैक किया, बाहर से आया।
ठीक है, तो उसको, उससे लड़ने के लिए हमारी बॉडी ने कुछ रेस्पॉन्स शो किया, हमारी बॉडी ने एंटीबॉडीज बनाई। ठीक है, पहली बार जब कोई चीज होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी। अगर कोई चीज दूसरी बार होता है तो उसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी। ठीक है, पहली बार जो इम्यून रिस्पॉन्स हुआ, यानी पहली बार जो एंटीजन और एंटीबॉडी की लड़ाई हुई, उस लड़ाई का नाम है प्राइमरी रेस्पॉन्स। ठीक है, पहली बार जो एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन हुआ, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सिंपली प्राइमरी रेस्पॉन्स। और इस बार ये जो फर्स्ट रिस्पॉन्स होता है, जब हमारी बॉडी कोशिश करती है एंटीजन से लड़ने की, तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम लोग जीत जाते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी जीत जाती है, और किसी किसी केसेस में हमारी बॉडी हार जाती है। ठीक है, जब हमारी बॉडी हार जाती है एंटीजन से, तब हमें बीमारी होती है, कोई डिजीज होता है। ठीक है, बट बॉडी को ये याद रहता है कि ये बाहर से जो आया है एंटीजन, इसने मुझे हराया था, और इसको हम सेकेंड टाइम अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं इसको दोबारा हरा दूंगा। ठीक है, बॉडी को ऐसा लगता है। ठीक है, तो एक कहानी है इसके पीछे, थोड़ा सुन लिया जाए जैसे, उसके बाद ये और बेटर समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो, सपोज करो जैसे ये है मिस्टर एक्स। ठीक है, ये मिस्टर एक्स। ठीक है, ये अपना सोफा पे बैठ के आराम से, मान लो इसका सोफा है, मान लो सोफा पे बैठ कर टेलीविजन देख रहा है, टीवी देख रहा है बैठ के। ठीक है, और इसके दीवार पर यहाँ घड़ी लगी है, और घड़ी में बज रहा है 3 दोपहर का। ठीक है, ये आराम से, जिससे घर पे और कोई नहीं है, अकेले से अकेले बैठ करके टीवी देख रहा है, क्या देख रहा है वही जाना है, लेकिन देख रहा है। ठीक है, तो टीवी देख रहा है। अचानक से 3 बजे इसका घर का जो दरवाजा है, वहां बेल बजती है। ये इसका डोर है, बेल बजती है। ठीक है, जब बेल बजती है 3 बजे, तो ये कैजुअली उठ कर जाता है, गेट खोलता है। गेट जैसे ही ये खोलता है, तो कुछ बाहर से लोग अंदर आ जाते हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग अंदर आ जाते हैं, और उसको पकड़ के बहुत पीटते हैं। ठीक है, उसको पकड़ के बहुत पीटते हैं, और पीट करके सारा घर का सारा सामान लेके भाग जाते हैं। ठीक है, ऐसा मान लो 1 जनवरी को हुआ था, सपोज करो। ठीक है, 1 जनवरी 2025 को हुआ था। अगर आज 2 जनवरी, आज ऐसे है नहीं, मान लो अगर आज 2 जनवरी है, और मिस्टर एक्स का घर का सारा सामान लुट चुका है, सिर्फ सोफा और टीवी बचा है। ये सब, सोफा भारी था और टीवी बेकार क्वालिटी का था, तो चोर लोग लेकर नहीं गए। और फिर से 3 बज रहा है, मिस्टर एक्स सब कुछ भूल कर मूव ऑन कर गया है, और बैठकर टीवी देख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट डे। ठीक, अगर 3 बजते ही फिर से बेल बजेगा, तो मिस्टर एक्स के दिमाग में क्या आएगा? अगर तुम मिस्टर एक्स के दिमाग के प्लेस पर होते हैं, हमारे दिमाग में क्या आता है कि हम क्या करें यार? कल मेरे साथ क्या क्या हुआ सब याद आएगा। कल इतने लोग आए थे, घर का सारा सामान उठा के ले गए। ठीक है, तो ये सब मिस्टर एक्स को याद आएगा, और मिस्टर एक्स जो होगा, वो अब की बार खुद को रेडी करेगा, सो दैट इस बार जो टीवी और सोफा बचा है वो चोरी ना हो। ठीक है, वो अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा। तो मिस्टर एक्स ने जैसे ही देखा कि बेल बजा, बेल बजते ही इसने पुलिस को फोन कर दिया। ठीक है, ये पुलिस को फोन कर दिया, फोन बचा था उसके पास। ठीक है, तो पुलिस को फोन कर दिया, और या फिर अपने दोस्तों को फोन कर दिया, या कुछ हथियार वथियार रखा है निकाल लिया, लड़ाई करने के लिए रेडी है इस बार मिस्टर। उसको पता है कि अब बाहर कौन है, क्या करने है उसको, क्योंकि पहली बार उसके साथ ये सब हो चुका है, और पहली बार की मेमोरी उसके पास है। ठीक है, तो इस बार जो लड़ाई होगी, इसको हम सेकेंडरी रेस्पॉन्स बोलेंगे। और इस बार की लड़ाई में मिस्टर एक्स पहले से ज्यादा प्रिपेयर्ड है। ठीक है, बिकॉज उसके पास क्या है, फर्स्ट एनकाउंटर की मेमोरी है उसके पास, बिकॉज उसके पास याददाश्त है कि कल मेरे साथ कैसे हुआ था, और क्या क्या हो सकता है, और उससे कैसे लड़ा जाए। तो मिस्टर एक्स इस बार रेडी है, और इसलिए मिस्टर एक्स को इस बार ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। हो सकता है मिस्टर एक्स इस बार जीत जाए, लेकिन पहली बार लड़ाई हुई थी, इसको हम लोग प्राइमरी रेस्पॉन्स बोल रहे थे, वो उतना अच्छा नहीं हुआ था मिस्टर एक्स के लिए, और उसमें वो पिटा गया था बेचारा, और वो हार गया था, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो ऐसे हमारी बॉडी के साथ भी होता है। हमारी बॉडी जब बाहर से कुछ एंटीजेंस आते हैं, तो उनसे लड़ने के लिए रेडी नहीं रहती है, और इसलिए पहली बार जब ये लड़ाई होती है तो उसमें वो बॉडी हार जाती है, लेकिन सेकेंड टाइम बॉडी रेडी रहती है, और इस बार वो बाहर से आए हुए एंटीजन को पहचान लेती है और उसको मार डालती है। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स। और ये क्यों हो पाया? बिकॉज बॉडी के पास एक सेल होता है जो मेमोरी को कैरी करता है। इसको याद होता है कि कौन सा एंटीजन कल आया था या पहले आया था,
और उससे कैसे लड़ना है, उसके स्ट्रक्चर को बॉडी स्कैन कर लेती है, और उससे उसके खिलाफ बॉडी पहले से एंटीबॉडी बनाकर रेडी रखती है, रेडी रहती है एक तरह से पहले, कि जैसे ये बाहर से आएगा मैं इसको मार मार दूंगी या मार दूंगी। ठीक है, यही है, तो यही प्राइमरी सेकेंडरी रिस्पॉन्स है, क्योंकि बॉडी के पास मेमोरी है, इसलिए सेकेंडरी रिस्पॉन्स को हम लोग एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स भी कहते हैं, तो उसके पास मेमोरी होती है। ठीक है, तो एक बार इसको देखा जाए क्या क्या लिखा है, ये पढ़ते हैं। तो ये तो पढ़ लिए थे मतलब कि पहली बार मैंने एंटीजन पढ़ो, अटैक्स आवर बॉडी फॉर द फर्स्ट टाइम, then the response of the body from the body is called primary response. Similarly, when an antigen attacks our body for the second time, then the response from the body is called secondary response. और इसी का एक और नाम क्या है, एनामनेस्टिक रेस्पॉन्स, एनामनेस्टिक रेस्पॉन्स या मेमोरी रेस्पॉन्स, या मेमोरी रेस्पॉन्स। ठीक है, यही है। तो अब देखो इसमें दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, डिफरेंसेस देख लीजिए फटाफट। तो आर बॉडी फर्स्ट देखो, प्राइमरी रिस्पॉन्स का, आर बॉडी एनकाउंटर्स, आमना सामना होता है, एनकाउंटर मतलब आमना सामना ऑब्वियसली, बॉडी का आमना सामना हो रहा है इसके साथ, पैथोजन के साथ। व्हेन आवर बॉडी एनकाउंटर्स अ पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम, देन उसको बोलते हैं प्राइमरी रेस्पॉन्स। और फिर से वही बात है, अगर सेकंड टाइम एनकाउंटर हो जाए इट्स कॉल्ड सेकेंडरी रेस्पॉन्स। ठीक है, एंड ये जो फर्स्ट वाला जो एनकाउंटर या आमना सामना होता है, लड़ाई होती है, ये स्लो इंटेंसिटी की होती है, स्लो रेस्पॉन्स, मतलब बॉडी पहले से प्रिपेयर्ड नहीं है, दैट्स वाई बॉडी बहुत स्लोली एक्ट करेगी अगेंस्ट एंटीजन, एंड इट इज पॉसिबल कि बॉडी वहां पर हार जाए। ठीक है, क्योंकि इसकी इंटेंसिटी या इसका जो रेस्पॉन्स है इट इज स्लो। ठीक है, इट इज ऑफ स्लो इंटेंसिटी ऐसे बोल सकते हैं, लो इंटेंसिटी, या फिर इसको स्लो रेस्पॉन्स बोल सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, इंटेंसिटी इसकी कैसी है, स्लो, लो है। ठीक है, लो इंटेंसिटी या फिर स्लो रेस्पॉन्स। इसका उल्टा कर, हायर इंटेंसिटी या फास्टर रेस्पॉन्स। ठीक है, मेमोरी इसके पास पहले बार नहीं है, सेकेंड बार में है, तो मेमोरी सेल्स आर प्रेजेंट सेकेंड वाले, ठीक है, फर्स्ट वाले में नहीं है। ठीक है, अच्छा, प्रोवाइड्स इम्यूनिटी फॉर द स्मॉल, फॉर अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम। इसमें क्या होता है, इम्यूनिटी अगर हो भी जाती है पहली बार में तो थोड़ी कुछ दिनों के लिए होती है, जबकि सेकेंड रेस्पॉन्स की जो इम्यूनिटी होती है लॉन्गर पीरियड की होती है, लंबे समय तक, मे भी कभी कभी लाइफ टाइम भी हो सकता है। ठीक है, था बेसिक डिफरेंस, ये बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी सेकेंड रेस्पॉन्स। इसको थोड़ा देख लें, कोई डाउट है तो बताओ इसके ऊपर, कोई डाउट है किसी को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, उसके बाद आता है पी एंटी लिम्फोसाइट्स। ये हो गया इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में, एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में। ठीक है, अब हम चलते हैं लिम्फोसाइट्स के बारे में। तो फर्स्ट जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो लिम्फोसाइट्स के बारे में थोड़ा सा मैं बेसिक्स बता दूं जो यहाँ नहीं लिखा है। तो लिम्फोसाइट्स क्या होता है, देखो लिम्फोसाइट्स आर टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी। ठीक है, क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर में, कि बॉडी फ्लूइड जो जो ब्लड है, फर्स्ट बॉडी फ्लूइड, लिम्फ एक और बॉडी फ्लूइड होता है, तो जो ब्लड है, ब्लड के अंदर में कुछ सेल्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं लिम्फोसाइट्स। सेम सेल्स लिम्फ के अंदर भी होते हैं। ठीक है, तो ब्लड के अंदर डब्ल्यूबीसी होता है, ठीक, डब्ल्यूबीसी के अंदर में लिम्फोसाइट्स होते हैं, एंड दीज लिम्फोसाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट इज बी लिम्फोसाइट एंड सेकंड इज टी लिम्फोसाइट। थोड़ा इसके बारे में और थोड़ा समझ लिया जाए। देखो, लिम्फोसाइट का जो प्रोडक्शन होता है, फॉर्मेशन होता है, दैट टेक्स प्लेस इनसाइड द बोन मैरो। ओके, बट फॉर मैच्योरेशन, मैच्योरेशन करने के लिए these lymphocytes may migrate from bone marrow and they may enter into thymus। थाइमस एक छोटा सा ऑर्गन है जो स्टर्नम के नीचे पाया जाता है। स्टर्नम हमारे चेस्ट में जो ब्रेस्ट बोन या चेस्ट बोन बोल सकते हैं, या फिर उसको टाई बोन भी बोलते हैं। ठीक है, रिब्स के पास, रिब केज में होता है। ठीक है, तो इसके नीचे एक लिम्फोइड ऑर्गन, इसका नाम है थाइमस। थाइमस के अंदर इसका लिम्फोसाइट का अगर मैचुरेशन हो जाएगा, देन ऐसे लिम्फोसाइट्स को आप बोलोगे टी लिम्फोसाइट। ठीक है, बट अगर लिम्फोसाइट का जन्म और उसका मैच्योरेशन both take place inside bone marrow, then that kind of lymphocyte is called B lymphocyte। ठीक है, मतलब B lymphocyte are formed inside bone marrow, तो इसका फॉर्मेशन भी बोन मैरो में हुआ, formed in bone marrow। व्हाट इज बोन मैरो, या बोन मैरो सुन लो, लॉन्ग बोन्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, जैसे फीमर हो गया, जैसे ह्यूमरस हो गया, फीमर थाई बोन को बोलते हैं। ये मान लो कोई हड्डी है, अब इस हड्डी के यहाँ से मिड में अगर आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे तो वहां पर एक कैविटी है जिसमें लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, दैट लिक्विड इज कॉल्ड बोन मैरो। ओके, वो जो लिक्विड है वो बोन मैरो है। अब ये जो बोन मैरो है,
ये अगर बोन मैरो के अंदर जो सेल्स है, ठीक है, जो लिम्फोसाइट्स, फर्स्ट मैं इसको मार्क करता हूँ, बोलता हूँ कि ये क्या है, ध्यान सुनना, ये है बोन मैरो। आई होप आपको पता होगा वैसे क्लास 11th का, बट फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ इन केस अगर आपने 11th नहीं पढ़ा ठीक से तो। ठीक है, तो जो बोन मैरो का लिक्विड है उसके अंदर यू हैव सम स्पेसिफिक सेल्स कॉल्ड लिम्फोसाइट्स। ठीक, नाउ इफ द लिम्फोसाइट्स मैच्योर विद इन द सेम बोन मैरो, बन तो वो लिम्फोसाइट में ही रहा, याद रखना लिम्फोसाइट के जो है ना वो बोन मैरो में ही बन रहा है सर, मतलब लिम्फोसाइट्स आर फॉर्म्ड इनसाइड बोन मैरो ओनली। ठीक है, अब बन तो गया लिम्फोसाइट्स बोन मैरो के अंदर, एंड बनने के बाद अगर वो वहीं पर पड़ा हुआ है, ठीक है, देन उसको हम बोलेंगे बी लिम्फोसाइट्स, मतलब ये फॉर्म्ड भी होता है बोन मैरो में और मैच्योर भी होता है बोन मैरो। ठीक है, मैच्योरेशन भी कहाँ होता है, बोन मैरो। बन भी रहा है बोन मैरो में, मैच्योर भी हो रहा है बोन मैरो में, तो मैच्योरेशन जहाँ पे होता है उसी के नाम के आधार पर हम इसका नाम रखते हैं बी फॉर बोन मैरो, और ऐसे लिम्फोसाइट को हम बोलते हैं बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, बट टी लिम्फोसाइट का केस थोड़ा अलग है। याद रखना लिम्फोसाइट्स आर ऑलवेज फॉर्म्ड इनसाइड बोन मैरो, तो जैसे मैं बोलूं कि टी लिम्फोसाइट कहाँ पर फॉर्म होगा, तो आपका आंसर होगा कि टी लिम्फोसाइट भी बोन मैरो में ही फॉर्म होगा। ठीक है, लेकिन मैच्योरेशन के लिए इट विल माइग्रेट टू थाइमस। ठीक है, फॉर्मेशन तो उसका बोन मैरो में ही होगा बट माइग्रेट कर जाएगा वो थाइमस। तो अगर मैं बोलूं कि टी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है या प्रोडक्शन किधर हो रहा है, तो फॉर्मेशन अकर्स इन बोन मैरो, दैट्स ओके। ठीक है, बट मैच्योरेशन टेक्स प्लेस इन थाइमस। सो हम लोग थाइमस का पहला अक्षर टी लेंगे यहाँ से, ठीक है, और इस टी को ये उठा करके लिम्फोसाइट के आगे लगा देंगे, दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ lymphocyte is called T lymphocytes. So in total we have two types of lymphocytes. One is called B lymphocyte, second is called T lymphocyte. B lymphocyte का maturation occurs in bone marrow, whereas T lymphocyte का maturation occurs in thymus. ठीक है, यही है बस। एंड फॉर्मेशन दोनों ही का ही कहाँ पे होता है, बोन मैरो में। तो ये सही है, बस यही सब आगे लिखा है, आगे पढ़ पढ़ लीजिए। देखिए बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेस्पॉन्सेज रिक्वायर द हेल्प ऑफ बी एंड टी लिम्फोसाइट। अगर आपको रेस्पॉन्स करना है प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंटीजन एंटीबॉडी का लड़ाई कराना है तो आपको चाहिए लिम्फोसाइट्स। ठीक है, और लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। नाउ बी लिम्फोसाइट्स आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो, फिर से वही चीज, फॉर्म्ड इन बोन मैरो एंड दे मैच्योर एंड डेवलप आल्सो इन बोन मैरो। ठीक है, सिमिलरली। अच्छा, बी लिम्फोसाइट के पहले पहले बारे में, इसके बाद एक चीज और पढ़ लो कि बी लिम्फोसाइट का फंक्शन क्या होता है। तो बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एन आर्मी, आर्मी ऑफ प्रोटीन मतलब हो गया कि बहुत सारा। ठीक है, बहुत सारा। ठीक है, तो बहुत सारे प्रोटीन्स बनाते हैं एंड दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड एंटीबॉडीज एंड दैट आर रिलीज्ड इनटू द ब्लड। सो बी लिम्फोसाइट से आर्मी ऑफ प्रोटीन बनती है, बहुत सारी प्रोटीन बनेगी, एंड ये जो प्रोटीन्स बनती हैं उनको हम लोग एंटीबॉडीज कहते हैं, एंड दीज एंटीबॉडीज आर रिलीज इनटू ब्लड, ब्लड में छोड़ दी जाती हैं और ये ब्लड में घूमती रहती हैं। जैसे बाहर से कोई एंटीजन दिखता है ब्लड के अंदर, तो वैसे ही एंटीबॉडीज उस एंटीजन से रिएक्ट करके लड़ाई कर लेती है और उस एंटीजन को न्यूट्रलाइज कर देती है। ठीक है, ये सब है। तो ये हो गया बी लिम्फोसाइट के बारे में। सो अब हम टी लिम्फोसाइट की बात करेंगे, आइए टी लिम्फोसाइट की बात कर लेते हैं। अच्छा, उसके पहले और भी कुछ चीजें लिखी है, देखो एंटीबॉडीज फ्लोट इन ब्लड एंड किल एंटीजन, जो मैं बताया वही लिखा। एंटीबॉडीज ब्लड में होती है और ये एंटीजन को किल कर देती है। दिस काइंड ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स इज कॉल्ड ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। सब ये ह्यूमरल वर्ड का मतलब समझ के रखो, ह्यूमर का मतलब हो गया बॉडी फ्लूइड, यहाँ पर ब्लड की बात हो रही है। ठीक है, बॉडी फ्लूइड यहाँ पर कौन है, ब्लड है। दैट्स वाई, क्योंकि ब्लड या बॉडी फ्लूइड की वजह से इम्यून रिस्पॉन्स हो रहा है, तो दिस काइंड ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स इज आल्सो टर्म ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, बिकॉज ह्यूमर मतलब बॉडी फ्लूइड या blood। ठीक है, तो ये बी लिम्फोसाइट से जो भी इम्यून रिस्पॉन्स होगा उसको ह्यूमरल बोलेंगे। लेट्स कम टू टी लिम्फोसाइट नाउ। टी lymphocytes are formed in bone marrow once again, बनता तो बोन मैरो में ही है बट मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट किधर होगा, थाइमस। ठीक है, टी lymphocytes या टी सेल्स, इसको टी सेल्स भी कह सकते हो, टी सेल्स और टी lymphocytes एक ही बात है, डू नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज themselves, ये खुद खुद एंटीबॉडीज नहीं बनाता, ये बस हेल्प करता है। जैसे मैं नीट का एग्जाम नहीं दूंगा, नीट का एग्जाम आप दोगे बट मैं हेल्प कर रहा हूँ आपको पढ़ने में एक तरह से, तो एग्जाम देने वाले आप हो। ठीक है, वैसे ही एंटीबॉडी बनाने वाला कौन है, बी लिम्फोसाइट। लेकिन बी लिम्फोसाइट को हेल्प कोई कर रहा है, कौन हेल्प कर रहा है एंटीबॉडी बनाने में, तो हेल्प कर रहा है टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट खुद ब खुद एंटीबॉडी नहीं बना पा रहा है, उसको हेल्प की जरूरत है, हेल्प करने वाले को हेल्पर बोलते हैं। ठीक है, वही देखो आगे लिखा है, दे ओनली हेल्प, ये हेल्प की बात करें, हेल्प बी सेल्स या बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस एंटीबॉडी।
इसीलिए इसको हम लोग टी टी हेल्पर भी बोलते हैं। ठीक है, टी लिम्फोसाइट को क्या बोलते हैं? टी हेल्पर। वाई आर दे कॉल्ड हेल्पर? बिकॉज ये हेल्प करता है इसको, टी लिम्फोसाइट को हेल्प करता है, सो दैट टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज बना सके। ठीक है? तो थोड़ा आगे, टी लिम्फोसाइट्स और टी सेल्स प्रोवाइड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। देखो इम्यूनिटी दो टाइप्स का होता है, एक हो गया आपने पढ़ा अभी ह्यूमरल इम्यूनिटी, एंड सेकेंड हो गया सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो अगर ह्यूमरल इम्यूनिटी हो रहा है मतलब वो बी लिम्फोसाइट के द्वारा होगा, और अगर सेल मीडिएटेड है मतलब सेल के थ्रू हो रहा है, ह्यूमर या बॉडी फ्लूइड के थ्रू नहीं हो रहा, ठीक है, तो सेल की जरूरत है वहां पर प्रॉपर, तो उसको बोलते हैं सेल मेडिएटेड। ठीक, और जैसे कि जब कभी किसी की बॉडी में से किडनी ट्रांसप्लांट होता है या कोई भी ट्रांसप्लांट होता है या कोई ग्राफ्ट को ऐड किया जाता है, ऐसे मान लो मैं बोलूँ कि कोई भी ऑर्गन से लिवर का डोनेशन हुआ या सपोज करो किडनी का डोनेशन हुआ, कोई पेशेंट है इसकी किडनी खराब है। अब अगर किसी पेशेंट की किडनी खराब हो गई है तो उसको एक डोनर की जरूरत है। ठीक है, तो कोई डोनर होगा जो अपना किडनी डोनेट करके पेशेंट को देगा। मान लो डेड बॉडी से हम निकाल रहे हैं, ठीक है, डेड बॉडी डोनर हो गई, अब हम डेड बॉडी की किडनी निकाल करके पेशेंट के बॉडी में लगाए। ठीक है, सब करने के लिए पहले हमको टिश्यू मैचिंग, ब्लड ग्रुप मैचिंग करना पड़ता है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ये सब है वैसे। तो फिलहाल अभी मान लो मैं जस्ट ट्रांसफर कर रहा हूँ, और इसको हम लोग बोलते हैं, और ऑर्गन डोनेशन को हम लोग बोलते हैं एक तरह से ग्राफ्ट का, ग्राफ्टिंग कर देना, मतलब कोई ऑर्गन को ग्राफ्टिंग कर देना। ठीक है, या हम बोल सकते हैं कि ऑर्गन को ले आकर के हम ट्रांसप्लांट करा दें। ओके, तो हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है कि कोई बाहर से कोई ऑर्गन हमारी बॉडी के अंदर फिट किया जाए। ठीक है, भले ही वो हमारे भलाई के लिए है, ठीक है, बट स्टिल हमारे इम्यून सिस्टम को ऐसा लगता है कि ये जो बाहर से जो किडनी या लिवर या कोई भी ऑर्गन जो हमारी बॉडी में ग्राफ्ट किया जा रहा है या फिट किया जा रहा है, समहाउ इट इज हार्मफुल, ऐसा बॉडी को फील होता है। ठीक है, बॉडी को ऐसा लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, और ऐसा अगर आप करोगे तो मैं किडनी को रिजेक्ट कर दूंगी, ऐसा बॉडी कहती है। ठीक है, ऐसा बॉडी, बॉडी का एक जनरल मैकेनिज्म है अपने आप को प्रोटेक्ट करने का। ठीक है, तो इसलिए बॉडी क्या करती है कि जो भी बाहर से किडनी आया है उसके सेल्स को आइडेंटिफाई कर लेती है कि ये तो बाहर का है, इसको मारो, तो हमारी बॉडी उस बाहर से आए हुए किडनी के सेल्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्राफ्ट रिजेक्शन। ठीक है, और ये नीट में आया हुआ है कि ग्राफ्ट रिजेक्शन को करवाने के लिए कौन सा इम्यून रिस्पॉन्स या कौन सा इम्यूनिटी रिस्पॉन्सिबल है? आंसर है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। जो कौन करवा रहा है? जो करवा रहा है टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, वो किडनी के सेल्स को पहचान जाता है, टी लिम्फोसाइट्स पहचान जाते हैं और इसको फिर किल करना स्टार्ट कर देते हैं। और जो बेचारे किसी, सोचो किसी इंसान ने अपना किडनी डोनेट किसी से लिया और उसको इंसर्ट कराया या फिट कराया बॉडी के अंदर, ग्राफ्ट कराया, इतना कुछ करने के बाद, इतना पेन सहने के बाद और पैसे खर्च करने के बाद फाइनली उसको किडनी मिली है, और उसकी उसकी खुद की बॉडी ने ही उसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, क्योंकि बॉडी के पास ये कैपेसिटी होती है कि वो आइडेंटिफाई कर सकती है कि कौन से सेल्स बॉडी के सेल्फ या खुद के सेल्स है, और कौन से सेल्स बॉडी के फॉरेन या नॉन सेल्फ सेल्स है। बॉडी कैन आइडेंटिफाई बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, डिफरेंशिएट कर सकती है कौन सा सेल्फ है और कौन सा नॉन सेल्फ है। ठीक है, अगर बॉडी को लगा ये बाहर से आया है तो बॉडी विल ट्राई टू किल इट। ठीक है, एंड वो किल कर भी देगी। अब इसको ठीक करने का एक तरीका भी होता है। ठीक है, बट अभी 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 अपने को यही पढ़ना है कि जो इम्यूनिटी का टाइप है इसका नाम है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, जो ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, एंड इसको हम लोग रोक सकते हैं, वैसे तो इसको ठीक कर सकते हैं, मतलब रोक सकते हैं। उसके लिए आपको फिर पढ़ना होगा आगे, बस मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ। इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स होते हैं जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देते हैं। इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना मतलब आपका इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा? सप्रेस हो जाएगा और काम करना बंद कर देगा, या फिर बहुत ही वीक हो जाएगा, जिससे जिसकी वजह से वो पहचान नहीं पाएगा कि किडनी बाहर से आया है, खुद का ही है, एंड वो फिर किडनी को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। इसका एग्जांपल है साइक्लोस्पोरिन, ये जो एक चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इसमें एग्जांपल तुमको मिलेगा। ठीक है, एट द मोमेंट अभी इसका काम ये तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, अभी बस इतना ही याद रखना आपको कि टी lymphocytes आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल mediated immunity, एंड दिस सेल mediated immunity इज अगेन रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन या फिर ऑर्गन रिजेक्शन। ठीक है, तो वही सब यहाँ पर लिखा है। ठीक, यहाँ से कुछ पूछना है किसी को? नहीं, ठीक है, तो ये था दो टाइप का इम्यूनिटी। आगे बढ़ा जाए ना, अब स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी पे आते हैं।
ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन है कि एंटीबॉडी को कौन सिक्रिएट करवा रहा है, बी सेल की टी सेल? तो आंसर इज बी सेल। बट क्या वो अकेले सिक्रिएट कर सकता है? आंसर इज नो, अकेले सिक्रिएट नहीं कर सकता। बी सेल नीड्स द हेल्प ऑफ टी सेल्स। दैट्स वाई टी सेल के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ टी सेल इज टी हेल्पर सेल। और भी होता है बट वो अपने सिलेबस में नहीं है, तो मैं इस पर नहीं जा रहा हूँ। टी हेल्पर सेल करके कुछ सेल्स होते हैं जो बी सेल को हेल्प करते हैं, सो दैट बी सेल्स कैन प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एंड दीज एंटीबॉडीज विल फाइट विद द एंटीजन। ठीक है। और अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगेन ये भी इंपॉर्टेंट, और इस बार नीट में 2025 के नीट में ये क्वेश्चन आ चुका है एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर के ऊपर। तो क्या आया था मैं बताता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंटीबॉडीज क्या होते हैं? तो अगर आप एंटीबॉडी की केमिकल नेचर की बात करोगे तो मैं बोल सकता हूँ कि वो प्रोटीन होते हैं। ठीक है। और प्रोटीन का कौन सा टाइप होता है? सो दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। वन ऑफ द टाइप इज कॉल्ड ग्लोबुलिन। ठीक है। ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन में तो स्फेरिकल प्रोटीन्स होते हैं इसमें। ठीक है। हालांकि यहाँ पे स्फेरिकल शेप आपको देखने को नहीं मिलेगा, चेंज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। एंड सेकंड थिंग इज इम्यूनो। तो इम्यून रिस्पॉन्स में काम आता है, दैट्स व्हाई द वर्ड इम्यूनो। दोनों को ऐड अप कर दोगे तो इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है। एंड ब्रैकेट में देखो क्या लिखा है, आई जी। आई जी क्यों लिखते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन का आई, और यहाँ से जी उठा लिया गया और बना दिया गया आई जी। ठीक है। तो एंटीबॉडीज आर इम्यूनोग्लोबुलिन चेन मेड अप ऑफ 4 पेप्टाइड चेन, जिसमें 4 पेप्टाइड चेन्स होते हैं। ठीक है। 4 पेप्टाइड चेन्स क्या क्या होते हैं उसके लिए नीचे का स्ट्रक्चर आप देखो। ये देखो, एक फर्स्ट मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, क्लियर नहीं है। अच्छा, इसमें दो अलग अलग पेन यूज कर लेते हैं। सपोज करो ये रेड कलर का तो तुमको दिख रहा है, वाई शेप में बना रहा हूँ। ठीक है। तो ये है एक चेन, ये हुआ एक चेन, ये दूसरा चेन, दो चेन्स दिख रहे हैं आपको यहाँ, है ना? दो रेड कलर के। ऐसे ही अगर मैं एक और बना लूँ, चलो प्रॉपर जो मैं बना रहा हूँ, मान लो ये वाला एक और एक और बनाता हूँ। ठीक है। तो अगर आप लोग मतलब इसको लेबल करोगे, सो दिस इज एल, एल फॉर लाइट चेन। अगेन एल फॉर लाइट चेन। सो वी हैव टू लाइट चेन्स एंड टू हैवी चेन्स, सॉरी एच, टू हैवी चेन्स। एक एच ये रहा, सेकेंड एच ये रहा। ठीक है। इस तरह से इसका एक जनरल स्ट्रक्चर है। ठीक है। अभी इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो एक एक देखेंगे सारा स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पढ़ो, देयर आर टू हैवी चेन्स, दिख रहा है आपको, दो हैवी चेन्स और दो लाइट चेन्स। सो एंटीबॉडीज आर रिप्रेजेंटेड एज, कैसे रिप्रेजेंट करोगे? H2L2, बिकॉज यू हैव टू एच एंड टू एल, दैट्स वाई H2L2। ठीक है। नेक्स्ट देखो, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, ये डाई है। डाइसल्फाइड बॉन्ड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, प्रेजेंट लिखा, प्रेजेंट इन बिटवीन टू हैवी एंड लाइट से। तो कहाँ कहाँ पर ये डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है? तो आई कैन ड्रॉ कि डाइसल्फाइड इधर है, तो इधर है लाइट के अंदर, मैं यही पर ड्रॉ करें। देखो डाइसल्फाइड, ये सिर्फ और सिर्फ इस लाइट चेन में प्रेजेंट, राइट? लाइट चेन में इस तरफ भी होगा, बनाया नहीं है मतलब, बहुत सारा बना सकते हैं मैंने चाहे तो सिर्फ लाइट चेन के अंदर, इनसाइड ये लाइन, इनसाइड लाइट चेन। ठीक है। सिमिलरली इनसाइड द हैवी चेन एज वेल, यहाँ पर भी होता है। ठीक है। ये लाइन पर ये वाला, ये वाला इनसाइड द, इनसाइड द हैवी चेन, इनसाइड हैवी चेन भी आपके पास क्या होता है? आपके पास इनसाइड हैवी चेन भी डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। एज यू कैन सी, ये रहा हैवी चेन, ये रहा हैवी चेन, और इस हैवी चेन का जो पार्ट है यहाँ पर भी डाइसल्फाइड बॉन्ड है। नॉट नेसेसरी कि सिर्फ यहीं पे होगा, यहाँ भी हो सकता है यार, कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी है। ठीक है। तो इस तरह से होता है डाइसल्फाइड। और इनफैक्ट ये एक हैवी और दूसरे हैवी चेन के बीच भी हो सकता है। सही देखो, ये एक हैवी है और दूसरे हैवी चेन के बीच में हो सकता है। तो हर जगह पर डाइसल्फाइड बॉन्ड है। तो टू हैवी एंड टू लाइट चेन के बीच भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ये इन दोनों के बीच भी हो सकता है। ठीक है। तो आप इसको हर जगह बना सकते हैं। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड हर जगह यहाँ पर है, और यही डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या करता है? ब्रिंग्स स्टेबिलिटी। ठीक है। टू एंटीबॉडी स्ट्रक्चर। तो ये ना एंटीबॉडी का एक स्ट्रक्चर एंटी एनसीईआरटी में है, उसको थोड़ा प्रैक्टिस करें। और उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं, मैं बताता हूँ एक्स्ट्रा चीजें, मतलब उसमें सब कुछ हिडन है चीजें। तो मैंने एक जनरल स्ट्रक्चर बताया कि ऐसा ऐसा होता है, सिंपल सा। ठीक है। एनसीईआरटी के इसमें जो डायग्राम है उसको थोड़ा प्रैक्टिस करें। डायग्राम प्रैक्टिस दे रहा हूँ, प्रैक्टिस डायग्राम फ्रॉम एनसीईआरटी, ये आपका काम है घर पर। प्रैक्टिस डायग्राम फ्रॉम एनसीईआरटी। ओके। अब देखो,
इसमें हमको थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा चीजें पढ़नी जो एनसीईआरटी में नहीं लिखी हैं, बट डायग्राम में इनडायरेक्टली लिखी हुई है एक तरह से। ठीक है, नाम नहीं लिखा है, जैसे मैं कुछ टर्म्स लूंगा, टर्म नहीं लिखा है, बट ये उसका फंक्शन है। जैसे देखो, एंटीबॉडीज कंटेन अ बाइंडिंग साइट फॉर एंटीजन। देखो एंटीबॉडी जो होता है, इट इज स्पेसिफिक फॉर एंटीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल एंटीबॉडी विल बाइंड विद एंटीजन, राइट। अब एंटीबॉडी जब भी एंटीजन से बाइंड करेगी तो किसी एक पॉइंट पर या किसी लोकेशन पर बाइंड करेगी। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा एंटीबॉडी और पूरा पूरा एंटीजन बाइंड कर जाएगा। जैसे सपोज करो, एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ मैं बोल रहा हूँ मान लो एक बॉटल है। ये सपोज एक बॉटल है। अब ये जो बॉटल है, ये अभी ओपन है। मैं कह रहा हूँ चलो इसको ढक दो, उसका कैप लगा दो। बॉटल का कैप है सपोज, ये बॉटल का कैप लगा दो। ठीक है, तो क्या बॉटल का कैप पूरे बॉटल को कवर कर रहा है? नहीं नहीं, बॉटल का कैप बॉटल के साथ बाइंड किया है एट सम फिक्स लोकेशन। ठीक है, सिमिलरली एंटीजन और एंटीबॉडी भी कुछ फिक्स लोकेशन पर बाइंड करते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा एंटीजन पूरे एंटीबॉडी से बाइंड कर लेते हैं। सिर्फ बॉटल का कैप का भी एक साइट होगा जिससे आप इसको बंद करोगे। अगर बॉटल कैप को उल्टा कर दोगे, उल्टा कर दिया मैंने उसको, अब फिट करो तो फिट नहीं होगा, है ना। तो बॉटल का कैप भी एक पर्टिकुलर साइट से फिट होता है। इसका मतलब ये है कि एंटीजन के पास एक पर्टिकुलर साइट है जो एंटीबॉडी से बाइंड करेगा। एंड वाइस वर्सा भी बोल सकते हो, या ऐसा बोल सकते हो कि एंटीबॉडी के पास ऐसा साइट है जो एंटीजन से बाइंड करेगा, और एंटीजन के पास ऐसा साइट है जो एंटीबॉडी से बाइंड। ठीक है, तो एंटीबॉडी के पास एक बाइंडिंग साइट है जो एंटीजन से बाइंड करेगा। उस बाइंडिंग साइट को आप क्या बोलते हो? एंटीजन बाइंडिंग साइट, या फिर उसी को आप बोलते हो पैरा 2। ठीक है, एंटीबॉडी के पास एक साइट है जहां एंटीजन बाइंड करेगा, दैट साइट इज कॉल्ड एंटीजन बाइंडिंग साइट और पैराटो। ओके, तो जैसे मान लो, सपोज करो कि ये सपोज करो कि ये और ये एंटीजन है, सॉरी एंटीबॉडी है। अब एंटीजन कहाँ पर आकर बाइंड करेगा? ठीक है, तो मैं बोलूँ कि एंटीजन जो है वो इस साइट पर आके बाइंड करेगा। तो ये जो ग्रीन पोर्शन का मैंने बनाया, ये क्या मैंने बोला, ये है एंटीजन। ठीक है, एंड दिस साइट इज कॉल्ड एंटीजन बाइंडिंग साइट। जैसे मैं बोलूँ कौन सा साइट, जैसे ये साइट क्या हो गया, एंटीजन बाइंडिंग साइट। आई होप ये क्लियर है या नहीं, देख लो एक बार, अगर नहीं है तो बताओ। जैसे यहाँ भी पूरा साइट क्या हो गया, ये जगह का नाम क्या हो गया, एंटीजन बाइंडिंग साइट, जिस पर एंटीजन बाइंड कर रहा है। और इसी को एक स्पेसिफिक नाम दे दिया गया, क्या बोला गया, पैराटो। इसको भी क्या बोलोगे, पैराटो। ओके, यही पैराटो। अब वैसे ही अगर तुम वाइस वर्सा ही बात करो, उल्टा बात करो, तो एंटीजन के पास भी कुछ बाइंडिंग साइट होगा जिसकी हेल्प से वो एंटीबॉडी पर बाइंड कर रहा है। ठीक है, उसको एपिटोप कहते हैं। तो नेक्स्ट नीचे है, नेक्स्ट देखो, एंटीजन के पास भी एक बाइंडिंग साइट है। लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट। एंटीजन ऑल्सो कंटेन्स अ बाइंडिंग साइट फॉर एंटीबॉडी, कॉल्ड एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट और एपिटोप। ठीक है, उल्टा है इसका। अब ये नाम एपिटोप का या पैराटोप का एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया हुआ है, ये सब आपको पढ़ना होगा। तो हम लोग एनसीईआरटी के बाद हल्का से जाएंगे। आगे देखो, एंटीबॉडी इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन से बना होता है, आप जानते हैं, लार्ज नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है, ये एपिटोप इसने गलत लिखा है, यहाँ पे नहीं। एंटीबॉडी इज मेड अप नंबर ऑफ प्रोटीन्स। आगे देखो, एंटीबॉडी इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। फिर से अच्छा, यहाँ कुछ उन्होंने गड़बड़ किया है, जैसे जो कॉपी किया था, ये किसी बच्चे का नोट है, ठीक है, तो उसने ठीक लिख दिया। एनीवेज, तो एंटीबॉडी इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, लार्ज नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स, सो इट हैज टू टर्मिनल्स। सो ये लाइन को आप कट करो क्योंकि ये रिपीटेशन, कोई नहीं, यहाँ पर दो लाइन को मिक्स करके लिख दिया बेचारा, कोई नहीं। यहाँ से पढ़ो, एंटीबॉडी इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। तो ये मेरे क्लास नोट ही है, मतलब एक क्लास का बच्चा है, उसने लिखा है, इसी साल का है, तो कोई नहीं, हो जाता है कभी। तो एंटीबॉडीज मेड ऑफ प्रोटीन्स, सही है। और प्रोटीन्स क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ अमीनो एसिड से बने होते हैं। ठीक है, सो इसके पास दो एंड्स होते हैं, दो किनारे होते हैं। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ कि ये एक स्ट्रेट चेन है प्रोटीन का। ठीक है, तो ये तो आप जानते हो कि स्ट्रेट चेन कैसे बनता है, या मैं बताऊँ, ये बता देता हूँ। क्लास 11th में बायोमोलिक्यूल्स नाम का एक चैप्टर था। ठीक है, तो वहां पर आपने आई होप पढ़ा होगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने नहीं पढ़ा है, मैं बता देता हूँ। जैसे देखो मैं लिख रहा हूँ NH2 C डबल बॉन्ड OH,
एंड यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आर, यहाँ लिख दिया एच। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर मैंने पूरा रेड कलर से बनाया है, दिस इज वन अमाइनो एसिड। ठीक है, एंड मान लो ये अमाइनो एसिड नंबर वन है या फर्स्ट। ठीक है, अगर मैं एक और अमाइनो एसिड बनाऊं विद सम डिफरेंट कलर, सपोज करो मैं ग्रीन कलर का लेता हूँ। ठीक है, तो मैं एक और अमाइनो एसिड बना रहा हूँ। इस बार मैंने NH2 को थोड़ा ओपन करके लिख दिया ऐसे, आर एच सी डबल बॉन्ड ओ एच। एंड इफ आई कीप डूइंग दिस, एक और मान लो बना लो थर्ड नंबर अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड नंबर टू है, मेरे पास स्पेस यहाँ थोड़ा कम है, इसमें लेना थर्ड भी होता है, सपोज इस तरह से चलता रहता है ऐसा। ठीक है, तो होता क्या है कि यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है यार? देखो यहाँ से OH निकलता है और यहाँ से H निकलता है। एज ए रिजल्ट जो कार्बन है, कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है, ये C है, ये C और ये नाइट्रोजन, ठीक है, ये लोग के बीच एक रिश्ता कायम हो जाता है, एक बॉन्ड बन जाता है, समझे? एक बॉन्ड बन जाता है। तो यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाता है इन दोनों, वाटर तो बाहर निकल जाएगा यहाँ से और एक बॉन्ड बन जाएगा। दैट बॉन्ड इज पॉपुलरली कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड। इसी को पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ऐसे ही यहाँ भी बनेगा आगे चलकर, सेकेंड एंड थर्ड के बीच, थर्ड एंड फोर्थ के बीच, एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे हंड्रेड्स ऑफ अमीनो एसिड विल बी जॉइन टुगेदर एंड इससे पॉलीपेप्टाइड बन जाता है। पॉलीपेप्टाइड को ही प्रोटीन कहते हैं। तो इससे प्रोटीन का फॉर्मेशन। तो जब भी हम प्रोटीन इस तरह से बनाते हैं, तो हम ये चीज चेक करते हैं ना हम लोग, कि एक किनारे पर नाइट्रोजन दिख रहा है और अगला किनारा जो आखिरी किनारा होगा वहां पर आपको ऐसा दिखेगा, सी डबल ओ एच या सी दिखेगा। तो at one end या one terminal you have nitrogen and at the other you have carbon. So this terminal is called N terminal because it has amino group, and this one is called C terminal because it has carboxyl group या C double OH2। ठीक है, तो इसलिए प्रोटीन के दो किनारे होते हैं, एक N और एक C। ये याद रखना, ये N और C की कहानी। ठीक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन था नहीं। ठीक है, एनीवेज ये सब है, तो ये सब बायोमोलिक्यूल्स के साथ कनेक्टेड था, तो मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया। अब देखो, जैसे याद रखना कि क्योंकि हम लोग प्रोटीन की स्टडी कर रहे हैं, प्रोटीन में N और C टर्मिनल्स होते हैं, एंड सिंस अमाइनो सॉरी सिंस दिस एंटीबॉडी इज आल्सो मेड ऑफ प्रोटीन, सो इसके भी किनारे किनारे पर यू विल हैव NNC। ठीक है, तो मैं अगर दूसरा कलर ले लूँ, मैं ब्लैक ले लेता हूँ। ठीक है, मैं बोलूंगा इस किनारे पर N होगा, ये देखो इस किनारे पर होगा C, इस किनारे पर N होगा और इस किनारे पे होगा C। N फॉर अमाइनो ग्रुप, C फॉर कार्बोक्सिल। ठीक है, ऐसे ही और आगे बढ़ाया जाए बात को, तो इस तरफ देखो, ये लाइट वाला N, लाइट वाला C, लाइट वाला N, लाइट वाला C, इस तरह से होता है। ये N टर्मिनल और C टर्मिनल। ठीक है, मैं यहाँ पर सेशन एंड कर रहा हूँ बिकॉज 1 मिनट से कम टाइम बचा है, तो दोबारा से ज्वाइन करिए 2 मिनट के बाद। मिलते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं।